Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of FST01 Foundation Course in Science and Technology of Block 1. तो अब हम ब्लॉक 1.3.2 से शुरू करेंगे। इसमें ब्लॉक जो आपका 1 है, इसमें ये पार्ट है आपका द मेथड ऑफ साइंस। मतलब साइंस के जो है मेथड, तरीके क्या सब है उसके बारे में दे रखे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि साइंस ऑफ मतलब मेथड ऑफ साइंस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं, वी हैव सीन अबव दैट साइंस इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। पहले से ही हम पिछले जो पैराग्राफ पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि साइंस कैसे सोसाइटी में वर्क करता है, कैसे सोसाइटी में और चीज़ों से डिस्टिंग्विश करता है, एक दूसरे को अलग करता है, और कैसे ये सोसाइटी को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपने से जोड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हम पहले ऊपर देख चुके हैं कि साइंस एक सामाजिक जो है वो संस्थान है, इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जहाँ पर में काफ़ी संख्या में पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो एक संगठित तरीके से शामिल होते हैं। दे कैरी आउट सर्टेन टास्क इन सोसाइटी। वे सोसाइटी में एक निश्चित टास्क जो है करते हैं, चलाते हैं, such as extending the frontiers of knowledge or applying science to solve practical problems। जैसे कि अपने नॉलेज का जो हिस्सा है, जो जानते हैं उसको वो ऊपर उठाते हैं और साइंस को अप्लाई करते हैं जिससे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जा सके। द मेथड्स एंड द प्रैक्टिसेस दैट दे फॉलो कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज द मेथड्स ऑफ साइंस। कहते हैं ये सारे मेथड जितने भी प्रैक्टिस हैं जिसे वो फॉलो करते हैं, इसे अधिकतर रूप से जो है मेथड ऑफ साइंस के रूप में वर्णन किया जाता है। द मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनलार्जिंग साइंटिफिक नॉलेज आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग थ्रू ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ मेंटल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। कहते हैं कि ये जो एक्सप्लोर करने का, खोजने का मेथड और साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाने का जो मेथड है, ये लगातार जो है ये मेंटल और प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है, इसके बीच जो जटिल इंटरप्ले है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, वो विकसित होती जा रही है या इसके साथ बढ़ती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है। साइंस कैन नॉट बी गिवन ए प्योरली इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। कहते हैं साइंस को पूरा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता है। फॉर रिमूविंग इट फ्रॉम द डिड एंड डस्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एंड फ्रॉम फिजिकल एंड मैनुअल वर्क डिस्टॉर्ट साइंस इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ के डस्ट से अगर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं या फिज़िकल और मैनुअल वर्क से बाहर निकालना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में साइंस जो है वो काफ़ी दूर दूर तक जो है बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में अभी तक हम यही देखे हैं कि साइंस जो है किस तरीके से जो है ह्यूमन एक्टिविटी में काम आता है, कैसे ह्यूमन जो है साइंस को यूज़ करता है और कैसे मेथड ऑफ साइंस जो है काम करता है। इसमें हम ये भी जाने हैं कि व्यक्ति जो है दिनों दिन अपने साइंटिफिक नॉलेज को जो है बढ़ाते जा रहे हैं, उससे अप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली जो है अपने डे टू डे लाइफ में जो है ला रहे हैं, और साथ ही में इससे साइंस की जो नॉलेज है वो एक्सटेंड होती जा रही है। लेकिन लास्ट में इसमें ये भी दे रखा था कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ से हम डस्ट को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं फिज़िकल और मैनुअल वर्क से, तो वहाँ पर में साइंस कमज़ोर पड़ जाती है या काफ़ी लंबे समय तक, लंबे रन तक, लॉन्ग रन तक जो है साइंस बिगड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखे हैं, द मेथड ऑफ साइंस इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ ऑपरेशन, सम मेंटल सम मैनुअल। कहते हैं जो साइंस के मेथड है बहुत सारे ऑपरेशन से बने हुए हैं, कुछ मेंटल और कुछ मैनुअल। मेंटल मतलब दिमागी होती है और मैनुअल जो आप शरीर से करते हैं या हाथ से करते हैं उसी को मैनुअल कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर एसेंशियल फॉर साइंस। कहते हैं अगर साइंस को समझना है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गौर से देखना, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंट मतलब जो प्रयोग है ये आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं साइंस को समझने के लिए। यही कारण है कि आप जितने भी प्रयोगशाला में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशंस भी शामिल होते हैं। ठीक है, नाउ एवरीवन वेदर ए साइंटिस्ट और नॉट ऑब्जर्व्स थिंग्स एंड फिनोमिना। कहते हैं अब हर कोई चाहे वो साइंटिस्ट हो या नहीं हो,
वो जितनी भी घटनाएं होती है, फिनोमिना होती है या चीज़ें होती है, उन सभी को ऑब्जर्व करते हैं। बट टू ए साइंटिस्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट टू ऑब्जर्व एंड हाउ टू ऑब्जर्व इट। कहते हैं कोई भी व्यक्ति ये काम कर लेता है, चाहे साइंटिस्ट होता है नहीं होता है, लेकिन अगर साइंटिस्ट ये काम करता है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या ऑब्जर्व करना है और कैसे ऑब्जर्व करना है। Scientists also have to make sure that observations are as far as possible independent of their sentiments and wishes. और साइंटिस्ट जो है हमेशा उन्हें यह निश्चित करने पड़ते हैं कि ऑब्जर्वेशन जहाँ तक संभव हो इसे सेंटिमेंट से और विशेज से दूर रखा जाए, इंडिपेंडेंट रखा जाए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में अभी हम देखे हैं कि कैसे कॉमन पीपल जो है वो साइंटिस्ट से अलग होते हैं, कैसे कॉमन पीपल जो है वो साइंटिस्ट को जो है जो विचार है उनसे अपना विचार को अलग रखते हैं। कॉमन पीपल भी साइंटिस्ट की तरह जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी फिनोमेना, किसी भी थिंग्स को, लेकिन साइंटिस्ट का जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल ही लाजवाब और उम्दा होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं और वो उसमें वो सेंटिमेंट और विशेस को जो है ख़त्म कर देते हैं और वो देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है कैसे क्या ऑब्ज़र्व करना है, कैसे ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखें, हाउएवर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन अलोन डज नॉट टेल अस व्हाई थिंग्स आर एज दे आर। कहते हैं लेकिन अगर क्रमागत रूप से ऑब्जर्वेशन किया जाए, एक के बाद एक किया जाए, तो यही केवल एकमात्र हमें यह नहीं बताती है कि कोई भी चीज़ अगर जिस हिसाब से है वो वैसा क्यों है। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज और ऑब्जर्वेशंस ए स्पेकुलेटिव फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस इज जनरली बिल्ड टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई। कहते हैं पहले से हमारे पास जो नॉलेज या ऑब्जर्वेशंस है उसके हिसाब से एक स्पेकुलेटिव फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस जो है सामान्य रूप से जो बनाई जाती है किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। आखिर में ये चीज़ होता क्यों है? देखिए, स्पेकुलेटिव जो फ्रेमवर्क होते हैं इसको अटकलबाजी कहा जाता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये सत्य है, लेकिन वो सत्य होता नहीं है, फैक्ट होता नहीं है। वही चीज़ है हाइपोथेसिस यहाँ पे। बस जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल रीजंस जानने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स आर सेटअप टू प्रूव द फर्स्ट हाइपोथेसिस। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर में पहला जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करने के लिए सेटअप की जाती है, और टू फाइंड अंडर व्हाट कंडीशंस द आइडिया इज़ वैलिड। और यह पता किया जाता है कि आखिर में किस शर्त के अंतर्गत कोई भी आइडिया जो है वो वैलिड है या प्रमाणिक है। दिस लीड्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ मोर रिलायबल लॉज एंड थ्योरीज विच ऑफ कोर्स आर नॉट कंसिडर्ड अनचेंजेबल। कहते हैं यहाँ पर में कि यह अधिकतर जो विश्वासीय जो नियम है या थ्योरीज है उसको बनाने में मदद करती है, जो कि वाकई में बदलने के योग्य नहीं समझा जाता है, आर नॉट कंसिडर्ड अनचेंजेबल। ईच लॉ इज़ वैलिड विद इन सर्टन बाउंड्रीज और कंडीशंस। कहते हैं हर एक लॉ की जो है अपनी प्रमाणिकता होती है और कुछ लिमिट या निश्चित जो है उसका दायरा होता है या कुछ शर्त होता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू रियल लाइफ ब्रिंग्स आउट दिस लिमिटेशंस एंड लीड्स टू न्यू हाइपोथेसिस, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड बेटर लॉज। कहते हैं ये जितने भी लॉज होते हैं हमारे रियल लाइफ में जो भी हम अप्लाई करते हैं, ये इन सभी लिमिटेशंस को जो है जन्म देती है और एक नई हाइपोथेसिस को तैयार करती है, और आगे जाकर ये एक्सपेरिमेंट भी करवाती है और एक और भी बेहतर लॉ बनाती है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही दे रखा था कि हाइपोथेसिस और फ्रेमवर्क के क्या परिणाम होते हैं और किस तरीके से जो है एक प्रीवियस नॉलेज जो है नई नॉलेज को जन्म देता है, और कैसे हम एक नई लॉ या थ्योरी को तैयार करते हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि बाद में नहीं बदला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय के साथ जो है नई नई चीज़ों को जो है ऐड किया जाता है और जो पुरानी जो थ्योरीज या लॉज थे उसको भी थोड़ा बहुत जो है बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं स्ट्रेटजी ऑफ साइंस। ठीक है, तो सो फार वी हैव टॉक्ड ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ साइंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंश्योर दैट द सॉल्यूशंस आर सेटिस्फैक्टरी। कहते हैं अब तक हमने केवल मेथड ऑफ साइंस को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात की है, यह पता करने के लिए कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कैसे सॉल्यूशंस को जो है एंड टू इंश्योर, और यह निश्चित करने के लिए कैसे जो कोई भी सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी है, कैसे कोई भी हमारे पास समाधान होती है तो हमारे लिए संतोषजनक है।
बट हाउ टू प्रॉब्लम अराइज, लेकिन कहते हैं आखिर ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती क्यों है। वाई शुड ए प्रॉब्लम बी सॉल्व, और इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व की जानी चाहिए। इन ए ब्रॉड सेंस इकोनॉमिक एंड सोशल नेसेसिटीज पोज प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, और कहते हैं अधिकतर सेंस में अगर इसको देखा जाए तो जो आर्थिक और जो सामाजिक जो ज़रूरतें हैं ये ऐसे प्रॉब्लम को जन्म देती है। पोज प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम को जन्म देती है जैसे कि सॉल्व की जानी चाहिए, टू बी सॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल द नीड टू क्योर कॉमन डिजीजेस और टू प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल इन ए गिवन क्लाइमेट एंड सॉयल आर सम सच प्रॉब्लम्स। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जो कॉमन डिजीज़ है उसको ठीक करने की जो ज़रूरत होती है सभी के लिए एक गिवन क्लाइमेट में या सॉयल के लिए में जो फूड को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आर सम सच प्रॉब्लम्स। इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी द डिज़ायर टू सेल ए प्रोडक्ट में ऑल्सो पोज प्रॉब्लम्स। कहते हैं पूंजीवादी जो समाज है उसमें ये जो डिज़ायर होती है उनके कि प्रोडक्ट को सेल किया जाए, ये भी इस प्रॉब्लम को जन्म दे सकते हैं। For an individual scientist, however, the problem he solves is often a logical extension of the work of an earlier scientific worker. एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट के लिए फिर भी प्रॉब्लम जिसे वो सॉल्व करते हैं वो अक्सर उनके जो पहले जो साइंटिफिक वर्क की जो वर्कर की जो वर्क होती है उनका एक लॉजिकल एक्सटेंशन या विस्तार होता है। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट It is also to be noted that important advances in science are made by people who are just curious and who want to resolve the so-called mysteries of nature. कहते हैं यहाँ पर में यह भी नोट की जाती है कि जो इम्पॉर्टेंट एडवांसेस है साइंस में जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है यह बस एकदम क्यूरियस है, मतलब अनोखा होते हैं। एंड हु वांट टू रिजॉल्व द सो कॉल्ड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, और आखिर में ये जो नेचर की जो सारी रहस्य है इस सभी को जो है कौन रिजॉल्व करना चाहता है। सम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट्स ऑफ पास्ट लाइक न्यूटन, डार्विन एंड आइंस्टाइन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, और पास्ट में कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे कि न्यूटन है, डार्विन, आइंस्टाइन है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि अभी तक तो ऊपर ये दे रखा था कि साइंस कैसे इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें दे रखा है आखिर में ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्या है। इस प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जो है ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये प्रॉब्लम को जन्म देने वाले कौन होते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और लास्ट में ये भी दे रखा है कि इन प्रॉब्लम को समझने वाले जो कुछ पास्ट के साइंटिस्ट हैं जैसे न्यूटन, डार्विन और आइंस्टाइन है वो इस कैटेगरी से आते हैं। ये देख रखे ये सारे जो रीजंस हैं और इसके कुछ हाइपोथेसिस दे रखे हैं। इस तरह का हाइपोथेसिस जो है किसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं एक हम बता देते हैं, बाकी तो आप यहाँ पर में केवल जो एक क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, वाई आर बीज अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स। तो इसमें हाइपोथेसिस क्या क्या बना है, तो पहला जो ये बना है कि बीज आर अट्रैक्टेड बाय द नेक्टर इन द फ्लावर्स, कि फ्लावर्स में जो नेक्टर होते हैं मतलब जो उसके अंदर जो सुधा होती है उसके कारण बीज जो है अट्रैक्ट होते हैं। बीज आर अट्रैक्टेड बाय द कलर ऑफ फ्लावर्स, दूसरा जो है फ्लावर की जो कलर होती है उससे अट्रैक्ट होते हैं, और तीसरा जो है दोनों से अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए हाइपोथेसिस बन गया इससे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर में सेटअप किया जाता है जो इसमें दे रखा है। ये सारे आपको स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में क्या कर रखा है इन्होंने, तो बीज आर लेट इनसाइड ए ग्लास चैम्बर कंटेनिंग आर्टिफिशियल फ्लावर। एक आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं उसमें आपको जो है रख दिया जाता है एक बीज को, या बीज को रख दिया जाता है या उसको जाने दिया जाता है। और यहाँ पर मैं स्टेप 2 जो दे रखे हैं उसमें है बीज आर लेट इनसाइड ए ग्लास चैम्बर कंटेनिंग रियल फ्लावर्स। एक में तो बनावटी फूल डाला जाता है जिसमें कि बीज को जाने दिया जाता है अंदर ग्लास के अंदर, दूसरे में जो है रियल फ्लावर होते हैं जिसमें कि बीज को अंदर जाने दिया जाता है। ठीक है, और इस आधार पर मैं यहाँ पर मैं देख भी रखे हैं, इससे पीछे जो है आपको सी और डी में जो है ये फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के आधार पर में लॉज और थ्योरीज क्या निकलती है वो दे रखा है। रिजल्ट है
बीज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स ड्यू टू बोथ कलर एंड नेक्टर। ठीक है, ये निकलती है कि दोनों ही कलर और नेक्टर के कारण जो है बीज फ्लावर की ओर आकर्षित होते हैं। और आगे जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो उसमें दिखाते हैं कि बीज आर अट्रैक्टेड टू द आर्टिफिशियल फ्लावर, सिट ऑन देम बट फ्लाई अवे इन ए फ्यू सेकेंड्स। कि बीज जो है आर्टिफिशियल फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट तो होते हैं, उसके ऊपर बैठते भी हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उड़ जाते हैं। लेकिन जब रियल फ्लावर पे बीज जो है बैठते हैं, सेकंड में दे रखे हैं, तो ये वहाँ पर में लंबे समय तक रहते हैं, एंड टू रिमेन देयर फॉर लॉन्ग। तो ये एक चीज़ के ऊपर था हाइपोथेसिस। इस तरीके से आप किसी और चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है 1.3.3 में, वो है आपका ट्रेडिशन ऑफ साइंस। आखिर में साइंस की परंपरा क्या है, तो उसके ऊपर दे रखा है। वन एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंडेवर मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल अचीवमेंट। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने एक नया साइंटिफिक एंडेवर कर दिया या नया एस्पेक्ट तैयार कर दिया, तो पहले से जितने भी दूसरे सोशल अचीवमेंट कर रखे हैं साइंस के क्षेत्र में, ये उससे अलग होते हैं। दिस इज दैट साइंटिफिक एंडेवर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। तो कहते हैं इसका मतलब यह होता है कि जितने भी वैज्ञानिक जो प्रयास होते हैं, वो किसी भी समय में ये प्रीवियस नॉलेज जो एग्जिस्टेंस होती है, अस्तित्व में होती है, उनके ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि जब तक प्रीवियस नॉलेज को जोड़ेगा नहीं नए से, तब तक नामुमकिन हो जाता है किसी चीज़ को बनाना। आज भी जितनी भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रही है, वो भी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। विदाउट द स्टॉक ऑफ प्रीवियस नॉलेज द मेथड्स ऑफ साइंटिस्ट वुड नॉट बी एबल टू अचीव मच। वही दे रखे हैं कि अगर पहले के साइंटिस्ट अगर नहीं कुछ दिए होते नए साइंटिस्ट को, तो नए के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो कहते हैं बिना जो पहले के जो नॉलेज का खजाना है, उसके बिना जो साइंटिस्ट के जो मेथड है वुड नॉट बी एबल टू अचीव मच, ये बहुत ज़्यादा अचीव करने के लायक नहीं होंगे। फर्दर टू बी कॉल्ड साइंटिस्ट्स साइंटिफिक वर्कर्स हैव टू ऐड टू प्रीवियस नॉलेज। और कहते हैं आगे साइंटिस्ट कहलाए जाने के लिए जो साइंटिफिक वर्कर्स हैं, उन्हें पुरानी जो नॉलेज है उन्हें जोड़नी पड़ती है। साइंटिस्ट्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू चेंज द एक्सेप्टेड ट्रूथ। और साइंटिस्ट जो है लगातार संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं कि पहले से जो एक्सेप्टेड ट्रूथ है उसको कैसे चेंज किया जाए। इन दिस सेंस they uniquely differ from other professionals such as lawyers, priests and administrators who mainly interpret and use previous knowledge। और इस तरह से वे अनोखे तरीके से दूसरे प्रोफेशनल से अलग होते हैं, जैसे कि लॉयर्स से अलग होते हैं, प्रिस्ट से, या जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक होते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो पहले की नॉलेज को जो यूज़ करते हैं और उसी का मतलब अर्थ निकालते हैं। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में दे रखे हैं कैसे जो है नए जो लोग होते हैं, नए साइंटिस्ट होते हैं, वो पुरानी नॉलेज को जो है यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में जो पुराने एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं उनको चेंज करने का प्रयास करते हैं, तभी तो वो साइंटिस्ट कहलाएंगे। अगर एक्सेप्टेड ट्रूथ को चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ नया नहीं जोड़ेंगे, तो कैसे वो साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो इसी के ऊपर इस पैराग्राफ में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें दे रखे हैं Science is cumulative, that is, science at any time is the total result of all that science has been up to that date. Science cumulative है, मतलब अगर किसी भी समय में साइंस की अगर बात करें, तो उस समय से लेकर के पिछले समय से लेकर उस समय तक की जो टोटल जो एडिशन है, उसको जोड़ करके जो रिजल्ट आता है, उसका ये परिणाम होता है। फर्दर एन इंडिविजुअल साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हाउसएवर ग्रेट इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। कहते हैं आगे जो एकमात्र साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो कितना भी महान क्यों ना हो, हाउसएवर ग्रेट, वो साइंटिफिक नॉलेज की जो शाखा या बॉडी होती है उसमें वो हमेशा डूबा रहता है। एब्जॉर्ब मतलब डूबा रहना। द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ ए साइंटिस्ट्स वर्क इज लॉस्ट इन द जनरल हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड नॉलेज। और एक साइंटिस्ट की जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होती है वर्क की, वो खास करके साइंस और नॉलेज की जो जनरल हिस्ट्री है उसमें खो जाती है। इन आर्ट एंड म्यूजिक द वर्क्स ऑफ पास्ट मास्टर्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड सॉट आफ्टर। कहते हैं अगर आर्ट और म्यूजिक की बात करें, तो पहले के जो मास्टर के जो वर्क हैं, वो हमेशा से ही उसकी प्रशंसा की जाती है और उसी की तलाश की जाती है।
In science, it is only the current state of knowledge which is of the utmost importance as the past is fused into the present. कहते हैं यहाँ पर हमें अगर साइंस में देखा जाए तो यह एकमात्र करंट स्टेट होती है नॉलेज की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और पास्ट को जो है प्रेजेंट में जो है एक साथ लाया जाता है या फ्यूज़ किया जाता है. For instance, we still listen to and appreciate the music of great maestros like उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद फयाज़ खान. कहते हैं एग्जाम्पल के लिए हम अभी भी ग्रेट मैस्ट्रियो जो है जैसे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद फयाज़ खान है उनके म्यूज़िक को सुनते हैं अभी भी और उनकी प्रशंसा करते हैं. Prints and reproductions of Leonardo da Vinci famous painting Mona Lisa are bought by art lovers all over the world. और लियोनार्डो डा विंसी की फेमस पेंटिंग के जो रिप्रोडक्शन और प्रिंट है मोनालिसा की वो आर्ट लवर्स के द्वारा पूरी दुनिया में खरीदी जाती है. द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड कालिदास आर रेड इवन टुडे. और जो शेक्सपियर और कालिदास के जो वर्क्स हैं वो आज भी जो है पढ़े जाते हैं. बट नॉट मेनी पीपल फील द नीड टू रीड न्यूटन्स प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया और आइंस्टाइन्स फेमस पेपर्स इन ओरिजिनल. लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो फील नहीं करते हैं या उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि न्यूटन की जो प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया आइंस्टाइन का फेमस पेपर है जो ओरिजिनल में उन्होंने लिखा था उसको पढ़ें. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन साइंस इज़ द फॉर्म इन विच दोज आइडियाज़ आर यूज टूडे. साइंस के लिए जो ज़रूरी है वो यह है कि जिस फॉर्म में इज़ द फॉर्म इन विच दोज आइडियाज़ आर यूज टूडे कि खास करके उस फॉर्म को यूज़ किया जाए जिसमें उस आइडियाज़ को जो लिखा गया था जो आज के समय में यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पर मैं जो है इन्होंने साइंस को जो है और सब्जेक्ट से जो है डिस्टिंग्विश किया है और चीज़ों से जो डिस्टिंग्विश किया है और बताया है कि साइंस को पास्ट से जोड़ के देखना पड़ता है. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक और इन्होंने आर्ट की बात कही है जहाँ पर में पास्ट को ही देखा जाता है प्रेजेंट को उतना नहीं देखा जाता है. लेकिन साइंस की अगर बात करें यहाँ पर में तो साइंस को केवल देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें पहले यूज़ होती थी और क्या चीज़ें अभी यूज़ होती है. तो इसी के ऊपर इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिख रखे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें आर्ट एंड रिलीजन अपील टू पर्सनल फेथ एंड सेंटिमेंट. आर्ट और जो रिलीजन है ये खुद की जो फेथ और सेंटिमेंट है उसको गुहार लगाती है उसके बारे में बताती है. In contrast, scientific activity always strives to reduce the personal for or subjective component and build as objective a basis as possible. और इसके विपरीत अगर साइंटिफिक एक्टिविटी की बात की जाए तो हमेशा ही जो है पर्सनल और सब्जेक्टिव कंपोनेंट को जो है कम करती है और उसके लिए वो हमेशा संघर्ष करती है और एक ऑब्जेक्टिव के रूप में बेसिस तैयार करती है जहाँ तक संभव हो. मतलब सब्जेक्टिव नहीं होकर के साइंस जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करती है कि हमारे लिए ये फ्रूटफुल नहीं हो बल्कि सभी के लिए फ्रूटफुल हो. रिजल्ट ऑफ साइंस कैन ऑलवेज बी चेक्ड वेरीफाइड एंड रिपीटेड बाय एनीबॉडी एनीवेयर. और साइंस की जो रिजल्ट होती है वो कहीं हमेशा चेक की जाती है वेरीफाई की जाती है रिपीट की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी. दिस गिव्स साइंस यूनिवर्सल कैरेक्टर. और यह साइंस को एक यूनिवर्सल कैरेक्टर देती है. द ट्रूथ ऑफ साइंस लाइज इन इट्स एप्लीकेशन. जो साइंस की जो सत्यता है वो इसकी यूज़ में जो है लाई है. द फाइनल टेस्ट ऑफ वैलिडिटी लाइज इन टेस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज इन रियल लाइफ इन कंट्रोलिंग नेचर टुवर्ड्स सम चोजन एंड्स. जो फाइनल टेस्ट होती है वैलिडिटी की वो साइंटिफिक नॉलेज जो रियल लाइफ में होती है उसके टेस्ट के ऊपर आधारित होती है जो कि कुछ चुने हुए जो एंड है उसके प्रति नेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके हिसाब से ये बरकरार रहती है. तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है हम कुछ और बताएंगे और वो हमारा इस यूनिट का जो है लास्ट वीडियो होगा.